सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर 1956। किस तरीके से स्टेट्स का एवोल्यूशन हुआ, हमने आर्टिकल 1 to 4 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, एक बार उसको देख लें। ठीक है, गुड इवनिंग मिली, गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग क्लास में। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, किस तरीके से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एवोल्यूशन होता है आफ्टर द 1956। ठीक है, सो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो भाई, बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। किस तरीके से स्टेट का इवोल्यूशन होता है और यूनियन टेरिटरी, जो आपको भारत का मैप आज देखने को मिल रहा है, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स की, रियासतों की। तो ब्रिटिश इंडिया में जो इंडिया रीजन था, उसमें कितनी प्रिंसली स्टेट थी। इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज में 552 प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, जिसमें से 549 ने आसानी से इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। मतलब इन्होंने, मतलब आसानी से किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिकली इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक बाकी की जो प्रिंसली स्टेट थी वो ऐसी बच रही थी जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था। उसमें से थी आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, तो फिर बाद में हैदराबाद को इंडिया में मर्ज किया गया बाय द पुलिस एक्शन, पुलिस के एक्शन के द्वारा। जूनागढ़ को किया गया रेफरेंडम के द्वारा, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के द्वारा। तो इन तीनों को भी हमने इंडिया में मर्ज कर लिया था, इन प्रिंसली स्टेट्स को भी। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ती है। देखो, ये है हमारा भारत का मैप ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। ठीक है, तो ये आप देखेंगे एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो रेड लाइन से आपको शो हो रहा है, ये पिंक लाइन जो है ये वाली। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन जो आपको शो हो रही होगी यहाँ पर, मैं एक बार इसको ब्लैक कर लेती हूँ। देखो ये चीज, ये क्या है बेसिकली हमारा, ये है हमारा ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का जो कब्जे में था जितना। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। इतना एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्रिटिश ने ऑक्युपाई कर रखा था। और ये इधर अगर हम वेस्ट में बात करें तो ये पूरा का पूरा इधर यहाँ से लेके कांदाहार, बलूचिस्तान, जहदीन। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है अभी। उसके अलावा ये जो पिंक रीजन दिख रहा है आपको, ये पिंक रीजन, ये वाला, ये पिंक रीजन पूरे में जो जो भी जितने पे भी पिंक पिंक हो रहा है, ये अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था। और ये जो ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है, ये प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट थी, रियासतें थी। तो इस तरीके का आपका भारत था। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स का भी एरिया कितना ज़्यादा था। ये आपका यहाँ पे हैदराबाद है। ठीक है, जिसमें बाद में पुलिस एक्शन से इसको हमने अपने अंडर में लिया। तो बेसिकली ये क्या है, आपका मैप है ब्रिटिशर्स के टाइम का भारत का। इस तरीके का हमारा भारत दिखाई पड़ता था उस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है, तो 1950, देखो 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन
फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन। तो 1950 में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी इंडियन स्टेट। कौन कौन से 4 पार्ट हैं ये आपके, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। स्टेट इन पार्ट ए, पार्ट ए में कौन कौन सी स्टेट थी, तो 1950 के टाइम पे 4 पार्ट्स में आपके स्टेट्स डिवाइडेड थे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में कौन कौन सी स्टेट थी, अर्स्ट वाइल गवर्नर प्रोविंसेस, जो अब तक गवर्नर की प्रोविंसेस थी जिनको गवर्नर के द्वारा रूल किया गया था, वो आपकी पार्ट ए में रखी गई थी। तो कौन कौन सी थी, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। वहीं अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, पार्ट बी में कौन सी स्टेट थी, इसमें 9 प्रिंसली स्टेट थी जिनके पास लेजिस्लेचर थी। ठीक है, जैसे इसमें हो गया हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर, कोचीन, विंध्यन प्रदेश। इसके अलावा पार्ट सी में आपकी कौन सी स्टेट थी, अर्स्ट वाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो अब तक चीफ कमिश्नर के द्वारा रूल की गई थी। इसमें थी आपकी अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कूच, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और डी में आपकी एक स्टेट थी अंडमान एंड निकोबार। तो ये है आपका 1950 का भारत, जो कि आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड था। आई होप इसमें कुछ था नहीं। तो 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड था ये, ए, बी और सी और डी। तो ये हमने देख लिया है। ए में कौन सी स्टेट थी, बेसिकली ए में थी आपकी अर्स्ट वाइल गवर्नर प्रोविंसेस, जो गवर्नर के द्वारा अब तक उसको रूल किया गया था। बी में थी प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर, और सी में थी आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और डी में अंडमान एंड निकोबार। आई होप इट इज क्लियर। नहीं हिमांशु सर क्लास ले रहे हैं, 2 बजे सर की क्लास होती है। ठीक है, 2 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है जिसमें वर्ल्ड मैपिंग कराई जा रही है, तो सभी लोग उसको ज्वाइन करें। ठीक है, काफी इफेक्टिव क्लास है। तो देखो 1950 में मैंने अभी आपको बताया जो हमारी स्टेट थी वो डिवाइडेड थी ए, बी, सी और डी में। ठीक है, ए में आपकी गवर्नर प्रोविंसेस थी, बी में प्रिंसली स्टेट थी, सी में जो इनको चीफ कमिश्नर के द्वारा रूल किया गया था, और डी में कौन थी, डी में थी आपके अंडमान एंड निकोबार। लेकिन साउथ इंडिया से एक डिमांड उठ रही थी। साउथ इंडिया से क्या, एक पूरी इंडिया से ये डिमांड थी कि जो स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन किस आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, तो बेसिकली एक डिमांड उठ रही थी कि भाई जो 1950 का जो भारत है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ए, बी, सी और डी। तो डिमांड उठी कि अब जो है हर स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर बनाओ। ठीक है, तो इसको लेकर एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था धार कमीशन। 1948 में ये सबसे पहले आई। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहाँ से। कई बार हमें ना सीरीज में लगवा लेते हैं कि कमीशन कौन सी ईयर में आई। तो इसके अलावा और भी कमीशंस हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो इसके आप ईयर याद रखेंगे, 1948 में। किसकी चेयरमैनशिप में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार। तो इस कमीशन का बेसिकली काम क्या था, इस कमीशन का ये काम था कि ये इस चीज को एनालाइज करेगी कि ये जो डिमांड उठ रही है सदर्न स्टेट से, मतलब कि साउथ की जो स्टेट है, कि उनकी जो स्टेट है उनका रीऑर्गेनाइज होना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, मतलब एक भाषा के आधार पर एक स्टेट। क्या ये चीजें वैलिड हैं या नहीं है, क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने कहा कि हमें जो स्टेट हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से विभाजित करना चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए, रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो बेसिकली इसने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि नहीं, स्टेट का डिवीजन जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से ही होगा, लैंग्वेज के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी धार कमीशन। लेकिन भाई देखो, आपको पता है मूवमेंट चल रहे थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको लेकर के, भाई सदर्न स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, खास करके सदर्न स्टेट में।
तो बेसिकली फिर एक और कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी, ये भी 1948 में बनाई गई दिसंबर में। तो देखो उसके बाद में बनाई गई है, हम ये चीज ध्यान रखेंगे, पहले धार आई फिर जेवीपी कमेटी आई, दोनों ही 1948 में आई, लेकिन अगर सीरीज में लगाई जाए तो धार पहले आती है, ठीक है। तो इसके मेंबर कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी इसके मेंबर थे, वल्लभ भाई पटेल और पतावी सीतारामैया। तो इसीलिए इसको पॉपुलरली कहा जाता है जेवीपी कमेटी। एंड वन मोर थिंग इज कि इस कमेटी में कोई भी चेयरमैन नहीं था, जैसे कि अभी हमने पिछली वाली देखी ना, उसमें जो है एस के धार जो है वो उसके चेयरमैन थे, लेकिन इस कमेटी का कोई भी चेयरमैन नहीं था। एंड इस कमेटी ने भी लैंग्वेज को एज अ क्राइटेरिया फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट रिजेक्ट कर दिया। मतलब इस कमेटी ने भी साफ साफ कहा कि देखो भाई, हम स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर विभाजित नहीं करेंगे, उनका जो डिवीजन होगा बिल्कुल भी भाषा के आधार पर नहीं होगा, उसका एक सोल क्राइटेरिया होगा, एक मात्र आधार जो होगा वो होगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। जिस तरीके मतलब जिससे हम बहुत ही आसानी से उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली रूल कर सकें, यानी कि उसको अच्छे से उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन कर सकें। लेकिन आप सभी को पता होगा 1953 में पहली बार लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट बनाया गया, आंध्रा स्टेट। आंध्रा स्टेट बनाया गया। कैसे बनाया गया? यहां पर बेसिकली क्या किया गया था, मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग किया, मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग किया और एक स्टेट बना दिया आंध्रा। कब बनाया गया? 1953 में। भाई अब अभी हमने क्या देखा? हमने दो कमीशन देखी, एस के धार 1948 में, देन जेवीपी कमेटी 1948 में, दोनों ने लैंग्वेज को मना कर दिया। फिर क्यों ये आंध्रा को लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया? यहाँ पर मद्रास में से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग किया गया था और एक स्टेट बनाया गया था जिसको हम कहते हैं आंध्रा स्टेट, ठीक है। क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ पर एक जो लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, ठीक है, उनके द्वारा एक डिमांड रखी गई थी, बेसिकली एक हंगर स्ट्राइक किया गया था कि उनकी जो स्टेट है, मतलब एक स्टेट बनना चाहिए, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके मद्रास से एक स्टेट बनना चाहिए, आंध्रा स्टेट। तो उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में, उस स्ट्राइक में इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक में, तो फिर सरकार को जो है, ताकि क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है मूवमेंट बढ़ रहा था, उसको दबाने के लिए सरकार को यह स्टेट बनाना पड़ा, ठीक है, 1953 में, ठीक है। अब देखो भाई, जब एक स्टेट बन गया 1953 में, तो फिर और स्टेट में भी डिमांड उठने लगी कि भाई फिर तो हमारा भी स्टेट बनाओ लैंग्वेज के आधार पर। जब एक बन सकता है तो और भी बन सकते हैं। तो फिर बनती है आपकी, फिर सरकार ने एक और कमीशन का गठन किया जिसको हम जानते हैं फैजल अली कमीशन के नाम से, जिसको बनाया गया किसकी चेयरमैनशिप के? फैजल अली की चेयरमैनशिप के अंडर, ठीक है। और इसके दो अदर मेंबर भी थे, उनका नाम क्या है? के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। तो बेसिकली हम जानेंगे इसकी क्या राय थी। कब बनी फैजल अली कमीशन आपका? 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1955 में। तो ईयर को याद रखेंगे। धार कमीशन कब आई आपकी? 1948 में। और इसके अलावा जेवीपी अगेन दिसंबर 1948 में, ठीक है। एंड देन फैजल अली कमीशन ये आती है आपकी 1953 में। तो हम तीनों को याद रखेंगे। इसने देखो लैंग्वेज को एज अ क्राइटेरिया, इसने कहा कि देखो आप भाषा के आधार पर स्टेट बना सकते हो, लेकिन भाषा ही एक सोल क्राइटेरिया होगा, ये इसने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, इसने एक सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया, वन लैंग्वेज वन स्टेट, मतलब एक स्टेट के लिए एक लैंग्वेज। अगर एक स्टेट मतलब अगर एक भाषा के लोग एक लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उनके लिए अलग ही स्टेट बना दो। इस क्राइटेरिया को इसने रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि दो भाषा के बोलने वाले लोग हों, या फिर और मतलब एक्सेप्शनली ये भी हो सकता है कि किसी स्टेट में एक ही भाषा बोली जाती हो। तो ये जो आधार था कि बस मतलब कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बनाया जाएगा, ये इसने रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन लैंग्वेज को एज अ क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इसने एक्सेप्ट कर लिया, समझ रहे हो। लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को इसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई एक स्टेट के लिए एक ही लैंग्वेज होगा। और इसने कहा कि ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है स्टेट का, 4 फोल्ड कौन सा क्लासिफिकेशन, क्लास के शुरू में अभी मैंने बताया, ए बी सी और डी में जो क्लासिफिकेशन है स्टेट का, इसको इसने कहा कि इसको रिजेक्ट करो, इसको अबॉलिश करो। सारी की सारी स्टेट को इसने रिकमेंड किया कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाओ। 16 स्टेट और 3 यूटीज के लिए इसने रिकमेंडेशन किया। ठीक है, आइए, सभी का स्वागत है, बेवड़ा आदमी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी के परिणाम स्वरूप एक एक्ट आता है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, किसके, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा आता है आपका एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अब इसमें क्या किया, बेसिकली 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। फैजल अली कमीशन ने कितना रिकमेंड किया था, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से हमने 14 यूनियन टेरिटरी और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, मतलब इतना मॉडिफिकेशन जो है सरकार ने कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा मैप जो है अनक्लियर सा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, तो ये 1956 का जो मैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। चलो, स्टेट क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद जो स्टेट बनाए गए, तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1960। देखो भाई, 1956 में ही, 1956 में आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दी जाती हैं। लेकिन बात यही नहीं थमती। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे स्टेट्स में बदलाव होता है। जैसे कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1960 में। क्यों आता है, क्योंकि ये जो आपका बॉम्बे वाला रीजन था उसको डिवाइड किया गया, उसमें आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन किसके लिए, कि अलग स्टेट बनाना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर। तो 2 स्टेट बनाए गए, गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग। ठीक है, तो 2 स्टेट बनाए गए, गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग एंड महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग। कब बनाए गए, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के द्वारा। तो मतलब ये जो प्रक्रिया थी, हाँ बिल्कुल मिली, ग्रुप पर मिल जाएगा, मैंने डाल भी दिया है कल का, तो और ये वाला भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बहुत ही शॉर्ट में और कंपाइल्ड नोट्स है मेरे। ठीक है, तो बेसिकली आपको कोई भी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद, बिकॉज सारी चीज़ें इसमें लगभग इंक्लूडेड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। तो आप ये नोट्स भी पढ़कर जाते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, देन हाँ, दादरा एंड नागर हवेली भी बनता है। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, बेसिकली ये हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये हम पढ़ रहे हैं 1956 के बाद जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ आपके, उसमें आपकी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें वहीं नहीं थमी, और भी स्टेट बने। जो आज का भारत है वो काफ़ी अलग है उस दिन के भारत से। तो किस तरीके से वो अलग है, तो ये हम क्रोनोलॉजी अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो दादरा और नागर हवेली की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो दादरा एंड नागर हवेली अर्लियर पोर्चुगीज ने इसको कॉलोनाइज कर रखा था। कॉलोनाइज मतलब इसको गुलाम बना के रखा था अपना। तो 1954 में इसको लिबरेशन मिला, ये आज़ाद हुआ पोर्चुगीज से। तो 1954 से लेकर 1961 तक
इसको रूल किया गया किसके द्वारा? एडमिनिस्टर के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ये एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली कौन था? ये वहां के लोगों के द्वारा खुद चुना गया था अपने लिए, बाय द पीपल। तो 1954 से लेकर 1961 तक इसको रूल किया गया किसके द्वारा? एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1961 में। उसके बाद हमने इसको क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। तो देखो एक चीज मैंने आपको कल की क्लास में भी बताई थी, परसों की क्लास में, कि जैसे ये है आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये है आपका यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है? स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, ठीक है। एंड ये है आप, इसमें आती हैं आपकी यूटीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी, समझ रहे हो? तो भाई केस क्या है? 1954 से पहले ये जो दादरा एंड नागर हवेली है ये पोर्चुगीज के कंट्रोल में था 1954 से पहले। 1954 में ये लिबरेट हुआ। उसके बाद 1961 तक इसको रूल किया गया एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। 1961 में हमने इसको अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया में लिया, मतलब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया। तो जब भी हम कोई टेरिटरी अपनी कंट्री के अंदर लेते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये तो इसीलिए हमने क्या किया? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब इसको हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर इंडिया के अंदर नहीं लिया, ठीक है। तो ये चीज एक क्लैरिटी है आर्टिकल 2 और 3 की। आर्टिकल 2 के अंदर हमने और 3 के अंदर इसको नहीं लिया, बल्कि हमने इसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट ही नहीं था। मान लीजिए यूनियन टेरिटरी होता या एक्वायर्ड टेरिटरी होता और हम इसको स्टेट बनाते, तब हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट ही नहीं था और हमें इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाना था, तो हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है। और आपको पता है 2020 के अंदर दमन एंड दीव के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अब ये सिंगल यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये बात की बातें हैं, पर मैंने यहीं पे ऐड कर दी है इसको। तो फिलहाल के लिए तो ये अभी है, अभी के लिए तो ये बेसिकली क्या है? दमन एंड दीव के साथ मर्ज्ड है, ठीक है। 1961 में इसको सिंगल टेरिटरी बनाया गया था, 2020 में इसको मर्ज कर दिया दमन एंड दीव के साथ। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए फिर अब कहानी समझते हैं गोवा दमन एंड दीव की, ठीक है। तो जो अभी हम दमन एंड दीव के साथ जो हमने मर्ज किया है, इसकी भी एक कहानी है। तो 1961 में इंडिया ने ये टेरिटरी एक्वायर की थी पोर्चुगीज से, किसके? पुलिस एक्शन के द्वारा, ठीक है। जबरदस्ती एक्वायर करी थी हमने इनसे। और 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। अगेन आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। तो जब आप उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाओगे तो यू नीड व्हाट? आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत होगी, ठीक है। और 1987 में हमने गोवा को स्टेटहुड का दर्जा भी दे दिया। देख रहे हो यहां पर? देखो यहां पर जब हम इसको गोवा को, इस टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, लेकिन जब हम इसको स्टेट बना रहे हैं तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट थी, हमने उसको यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया। तो ये आर्टिकल आपका 2 के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो 2020 में दमन एंड दीव को दादरा एंड नागर हवेली के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। गुड इवनिंग सोनिया, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। चलिए, तो काफी लेट आ रहे हो आप लोग। खैर लेट मैं ही हो गई, आज मेरी क्लास लेट हो गई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, पुदुचेरी की बात करते हैं।
पुदुचेरी में, पुदुचेरी पहले जो है फ्रेंच की जो थी, फ्रेंच की टेरिटरी थी, फ्रेंच की स्टैब्लिशमेंट थी यहाँ पर, जिसको हम कहते थे, जिसको हम नाम से जानते थे पुदुचेरी, कराईकाल, माहे और यनम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी, आपकी फ्रेंच की स्टैब्लिशमेंट थी। 1954 में फ्रेंच ने इसको इंडिया को दे दिया। और देखो 1954 से लेकर 1962 तक इसका स्टेटस क्या था, इंडिया को तो दे दिया, क्या ये स्टेट था, क्या ये यूनियन टेरिटरी था, नहीं, ये एक एक्वायर टेरिटरी था। समझ रहे हो, एक्वायर टेरिटरी था। ठीक है, फिर आपका 1962 में हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात आती है देखो नागालैंड की। नागालैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? 1963 में नागालैंड स्टेट को हमने बनाया। नागालैंड स्टेट हमने कैसे बनाया? असम से हमने दो टेरिटरी ली, नागा हिल और तुइसांग एरिया। नागा हिल्स और तुसांग एरिया को हमने असम से लिया। आई होप इसको तुइसांग ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली नागालैंड का स्टेट बना दिया। कब बना दिया? 1963 में। समझ रहे हो? चलिए फिर आप ईयर देखो भाई, इसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, और जो मैंने एग्जाम में देखी है, जो पूछी जाती है, मान लो आपको ये कथा कहानी नहीं याद रहती है कि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप बस ईयर याद रखना, कौन सी ईयर में किसको स्टेटहुड मिला। जैसे 1963 में नागालैंड को मिल गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये ईयर्स याद रखेंगे। 1962 में पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया, गोवा को आपने 1987 में स्टेट बना दिया। ठीक है, तो ये ईयर्स को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये मैप है, एक बार हम देख सकते हैं इसको भी। 1957 में हमने नागा हिल्स तुइसांग एरिया लिया, कहाँ से? असम से लिया, और इसको क्या बना दिया? यूटी बना दिया। तो याद रहे 1957 में हमने इसको यूटी बनाया था, और 1963 में हमने इसको स्टेट बना दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपका हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश की। तो इसका फॉर्मेशन बेसिकली कैसे हुआ? हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की, तो इसका फॉर्मेशन बेसिकली साहा कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुआ। तो 1966 में पंजाब को बाइफरकेट कर दिया गया, मतलब विभाजित कर दिया गया पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, जहां हरियाणा बनाया गया एज अ 17th स्टेट फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल, जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए। ठीक है, और एक यूटी बनाई गई, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, और पंजाब बनाया गया फॉर पंजाबी स्पीकिंग। पंजाब तो पहले से भी था, लेकिन वो एक सेपरेट हो गया अब। तो बेसिकली 1966 में पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा आपका हरियाणा बनाया जाता है फॉर हिंदी स्पीकिंग, चंडीगढ़ एंड पंजाब फॉर द पंजाब स्पीकिंग। बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन आपसे हमसे हरियाणा पीएससी में भी पूछा गया था। किसकी रिकमेंडेशन पर? साहा कमीशन की रिकमेंडेशन पर हरियाणा को बनाया गया था। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, किसकी रिकमेंडेशन पर? साहा कमीशन की रिकमेंडेशन पर यहां पर इसको बनाया गया। ठीक है, और यहां पर देखो एक चीज और हुई थी। यहां पर पंजाब के जो एरियाज थे, कौन से एरियाज? हिली एरियाज। पंजाब के जो हिली एरियाज थे उनको मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश उस टाइम पे क्या था? हिमाचल प्रदेश उस टाइम पे क्या था? यूनियन टेरिटरी। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश उस टाइम पे क्या था, यूनियन टेरिटरी। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को, द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया, क्या आपका स्टेट बना दिया गया बाय द हिमाचल एक्ट ऑफ 1970। तो याद रखेंगे इस चीज को, 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। समझ रहे हो? चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए फिर अब बात आती है मेघालय की। मेघालय को आपको बनाया जाता है असम स्टेट से बाई द 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969। तो बेसिकली असम स्टेट से मेघालय को बनाया जाता है, असम स्टेट की टेरिटरी से। ठीक है, और 1971 में, पहले देखो मेघालय को सब स्टेट बनाया जाता है, 1971 में इसको दर्जा दे दिया जाता है फुल स्टेट का। तो हमें जो ईयर याद रखनी है वो है 1971, फुल फ्लेज स्टेट। और इस एक्ट को कहा गया नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971। तो 1971 में भी मेघालय को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास मणिपुर एंड त्रिपुरा। मणिपुर एंड त्रिपुरा को भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 के द्वारा स्टेट बना दिया जाता है। किससे? यूटी से। तो 1971 के द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा को भी स्टेट बना दिया जाता है। और इसी टाइम पर हमारे सामने दो यूनियन टेरिटरी आती हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो अर्लियर नेफा का पार्ट थी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, तीन स्टेट हमें देखने को मिली कब? 1971 में। और दो यूनियन टेरिटरी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1972 में। ठीक है, तो 1972 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात आती है देखो सिक्किम की। सिक्किम में क्या चल रहा था? सिक्किम जो थी आपकी प्रिंसली स्टेट थी टिल 1947 तक। ये क्या थी? आपकी प्रिंसली स्टेट थी। और इसको रूल किया गया था किसके द्वारा? चौग्याल के द्वारा। ठीक है, चौग्याल वहां पर एक पोजीशन हुआ करती थी, चौग्याल कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है, तो 1947 से लेकर 1974 तक ये क्या था? इंडियन गवर्नमेंट का प्रोटेक्टोरेट था। मतलब कि जो इसके फंक्शन थे डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर का और कम्युनिकेशन का, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देखे जा रहे थे। बाकी जो फंक्शन थे इन तीनों को छोड़कर उन एरियाज में इसकी अपनी ऑटोनॉमी थी। ठीक है, 1947 से लेकर 1974 तक सिक्किम जो था वो इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था। ठीक है, इससे पहले इसको रूल किया जा रहा था चौग्याल के द्वारा, वो बेसिकली किंग की तरह था। अब देखो वहां के सिक्किम ने एक विलिंगनेस दिखाई इंडिया के साथ अपना एसोसिएशन बढ़ाने की। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में, जहां सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट बना दिया। मतलब फुल फ्लेज स्टेट अभी भी नहीं था वो इंडिया का, वहां हमने सिर्फ इसको एसोसिएट स्टेट बना दिया। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 2A, और न्यू शेड्यूल ऐड किया, 10th शेड्यूल। ठीक है, लेकिन इसके बाद बेसिकली क्या होता है? 1975 में एक रेफरेंडम होता है जहां लोगों ने बेसिकली ये वोट किया कि ये जो चौग्याल का इंस्टीट्यूशन है इसको अबॉलिश किया जाए, जो किंग की तरह था, इसको अबॉलिश करो और सिक्किम को इंडिया का फुल फ्लेज्ड पार्ट बनाओ। अब तक बेसिकली क्या था? एक ये एसोसिएट स्टेट की तरह था। ठीक है, अब 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। 36 कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सिक्किम को इंडिया का फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाता है, फुल फ्लेज्ड, 1975 में।
और नया आर्टिकल ऐड किया जाता है, आर्टिकल 371A(F), और इसके द्वारा अमेंडमेंट होते हैं फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। और जो 35th अमेंडमेंट के द्वारा ये जो हमने आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल, इसको बेसिकली हमने अबॉलिश कर दिया। किसके द्वारा? 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये देखो हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप लोग ये ना सोचें कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये थी बेसिकली आपकी क्या, सिक्किम की स्टोरी। तो याद रखेंगे 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसके द्वारा हमने सिक्किम को इंडिया का फुल फ्लेज पार्ट बना दिया गया। ठीक है, हाँ भाई, कौन कौन लाइव है बता दो झिलमिली को, झिलमिली बहुत परेशान है। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलिए, मिली मेरी भी नॉलेज से बाहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। ठीक है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की, तो बेसिकली 1987 की बात चल रही है यहाँ पर, जहां मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाता है। देखो अभी हमने पीछे क्या देखा, पीछे हमने ये देखा कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में यूटी बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? यूटी। तो 1972 से लेकर 1987 तक ये बेसिकली आपका क्या रहता है? यूनियन टेरिटरी रहता है। और 1987 में दोनों को स्टेट बना दिया जाता है। किसको? मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आप समझ गए। ठीक है, देखो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में इनको स्टेट बना दिया जाता है। याद रखेंगे 1987 में मिजोरम को आपने फुल स्टेट बना दिया, जिसको 1972 में आपने यूटी बनाया था। अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट बना दिया। गोवा को बनाया गया, गोवा को बनाया गया किस किस की टेरिटरी से? बाय द यूटी ऑफ गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा की टेरिटरी से, दमन एंड दीव से टेरिटरी लेकर गोवा को आपने क्या बना दिया? 1987 में फुल स्टेट बना दिया। तो गोवा हमारे सामने आज क्या है? फुल स्टेट है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि दिक्कत जैसा इसमें कुछ था भी नहीं। अब आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए 2000 में। तो 2000 में कौन कौन से स्टेट बने? मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा आपका बनता है छत्तीसगढ़, बनाया जाता है एज अ 26th स्टेट। तो छत्तीसगढ़ को आपने कहां से बनाया? आपने मध्य प्रदेश से एक नई स्टेट बनाई, छत्तीसगढ़। कब बनाई? 2000 में बनाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के द्वारा उत्तराखंड को बनाया जाता है। उत्तराखंड का जो वेस्टर्न एरियाज था, हिली एरियाज, उसमें से आपने एक 27th स्टेट बना दी 2000 में। देन फिर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है आपका 2000 में, जिसके द्वारा झारखंड को बनाया जाता है टेरिटरी ऑफ बिहार से एज अ 28th स्टेट, मतलब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और उसको नया स्टेट बना दिया जाता है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद आता है देखो आपका तेलंगाना। तेलंगाना कब बना है? सबको पता है, 2014 में। ठीक है,
इसके प्रोटेस्ट तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो 2014 तक तो आपको चीजें पता ही होंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहां तक क्या हुआ था, 1953 में हमने अभी देखा कि आंध्र स्टेट बनाया गया मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके। मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके हमने क्या बनाया था, आंध्र स्टेट। फिर 1956 में अगेन हमने क्या किया, हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को, हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को, ये जो हमने आंध्र स्टेट बनाया था ना 1953 में, इससे हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को हमने आंध्र स्टेट से मर्ज कर दिया ताकि हम एक इनलार्ज आंध्र प्रदेश स्टेट बना सकें। तो बेसिकली अब तक क्या हुआ, 1953 में हमने मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग किया, और फिर 1956 एक्ट जो आया, फिर हमने अगेन हैदराबाद के जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उनको अलग करके आंध्रा में मर्ज कर दिया। तो आंध्र प्रदेश को हम क्या बना रहे हैं, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज। देन फिर आपका आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2014 में, जहां पर आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट में बाइफरकेट मतलब कि विभाजित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2015 में आपका जन्म हुआ, ठीक है। आप बहुत सीनियर हैं इस क्लास में सबसे ज्यादा। चलिए फिर उसके बाद है हमारे पास सबसे लेटेस्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2019 तक ये आपको पता है जम्मू कश्मीर 2019 तक आपको पता है जम्मू कश्मीर के पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके पास स्पेशल स्टेटस था। क्यों? आर्टिकल 370 की वजह से, बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आता है, और जो आपका जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 1954 उसको सुपरसीड कर देता है, मतलब एक तरीके से उसको खत्म कर देता है, ठीक है। आपको कौन सा शक हो रहा है मिली? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में एक एक्ट आता है, उसके द्वारा बेसिकली जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया जाता है 2 यूनियन टेरिटरी में। मतलब अब तक ये स्टेट था और आपने 370 को एब्रोगेट कर दिया। एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर भी भारत की किसी और यूनियन टेरिटरीज की तरह बन जाता है, जहां पर कि 2 यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख कौन सा एरिया है? कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट, जिसको हमने लद्दाख बना दिया। और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी जो एरिया था, जो पिछला जम्मू कश्मीर स्टेट हम जिसे कहते थे, उसको हमने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। और अभी का रिसेंट ये है 2020 में हमने दादरा एंड नागर हवेली को दमन एंड दीव के साथ मर्ज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, झिलमिली गोगो भाई है, देखो मुझे भी नहीं पता है ये तो। झिलमिली, वो सॉरी मिली, झिलमिली और मिली दोनों ही सेम सेम सा लग रहा है, ठीक है। तो बताएं, कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी चीज में? पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? तो हमने डिस्कस किया आज, क्या किया, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडियन स्टेट्स का किस किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो
कोई समस्या, कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ सकते हैं अभी। किसका हिंदी मिली? हिंदी सबका अवेलेबल है, देखो हिंदी नीचे स्लाइड में गिवन है, सबका हिंदी है। ठीक है, नहीं है देखो, है, देखो ये रहा, हिंदी भी है इसका। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों का हिंदी है। ठीक है, तो स्लाइड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और जिन लोगों ने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं चौधरी काजल 09 पर। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूंगी इसको, और एक बार आप इसको भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो इसमें बेसिकली ये होगा कि आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा टाइम टू टाइम, और क्लास का अपडेट भी मिलता जाएगा कि भाई अगर मान लीजिए किसी दिन क्लास कैंसिल हो जाती है या फिर टाइमिंग का कोई इशू रहता है तो उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, यहीं तक रखेंगे हम इसको। समय काफ़ी हो चुका है, 11:13 हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन। नहीं मिली सर, नहीं है। ठीक है, उसकी चाय बन रही है अभी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन।